अदालत में आपका स्वागत है। चुनाव के इस माहौल में आपकी अदालत में हम पेश करेंगे राजनीति की दुनिया के चमकते सितारों को, ऐसे हेवीवेट्स को जिनसे जनता सवाल पूछना चाहती है, जनता जिनके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। फिर वोट किसे देना है, कुर्सी पर किसे बिठाना है, ये फैसला आपका यानी जनता का। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि इनका जीवन कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। अटल जी, आपका नाम में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, अटल और बिहारी। जो अटल है वो बिहारी कैसे हो सकता है? मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। जहां अटल होने की आवश्यकता है वहां अटल हूं, और जहां बिहारी होने की जरूरत है वहां बिहारी भी हूं। मुझे दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई देता। अटल जी, ये सच नहीं कि जब शुरू किया था आपने पॉलिटिकल करियर तो आप कम्युनिस्ट भी थे और आर्य समाजी दोनों एक साथ थे? मैं उसे पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत नहीं मानता। एक बालक के नाते मैं आर्य कुमार सभा का सदस्य बना। उसके बाद मैं आरएसएस के संबंध में आया। कम्युनिज्म को मैंने एक विचारधारा के रूप में पढ़ा। मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन छात्र आंदोलन में मेरी पहले से रुचि थी, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो छात्रों को संगठित करके आगे बढ़ती थी। मैं उनके संपर्क में आया और मैंने कॉलेज की छात्र राजनीति में भाग लिया। एक साथ सत्यार्थ प्रकाश और कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल पढ़ा जा सकता है, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। अटल जी, जो लोग शुरू में जनसंघ में आपके साथ थे वो कभी कभी ये आरोप लगाते हैं कि जब आप जनसंघ में थे तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडमायरर बन गए थे। हालांकि जनसंघ की जो पूरी संस्था थी वो नेहरू की नीतियों का विरोध करने के लिए बनी थी, और आप वहां लोगों को कहते थे कि नेहरू का विरोध मत करो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने स्वयं जहां नेहरू जी का विरोध आवश्यक था वहां विरोध किया, और जहां उनकी प्रशंसा जरूरी थी या वो प्रशंसा के अधिकारी थे वहां उनकी प्रशंसा की। मैंने नेहरू जी के मुंह पर पार्लियामेंट में उनको कहा कि आपके व्यक्तित्व में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। कभी आप चर्चिल की तरह से दृढ़ हो जाते हैं, मगर चैम्बरलेन की तरह से घुटने भी टेक देते हैं। नेहरू जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपकी पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अटल जी जब नौजवान थे तो इतने प्रभावित हो गए थे, आसक्त हो गए थे, और वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे पार्टी में कि पंडित नेहरू की कोई आलोचना न करे। ये गलत बात है। मधोक जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे। इस समय वो पार्टी में नहीं है। कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अटल जी, ये सच नहीं कि जब पूरी पार्टी श्रीमती गांधी का विरोध कर रही थी 1971 में, जब भारतीय जनसंघ की प्रमुख भूमिका एक विरोधी दल की थी, उस समय आपने श्रीमती गांधी को दुर्गा कह करके पूरी पार्टी को चकित कर दिया था? मैंने श्रीमती गांधी को दुर्गा कभी नहीं कहा। बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा जी की भूमिका की मैंने सराहना की थी, और वो भूमिका सचमुच में सराहना के लायक थी। लेकिन मैंने लोकसभा में दुर्गा के रूप में उन्हें वर्णित नहीं किया।
मैं दुर्गा का उपासक हूं, मैं दुर्गा के विविध रूपों को जानता हूं। दुर्गा दैत्यों का दमन करती है, अपनों को जेल में नहीं भेजती, अपनों का शोषण नहीं करती। ये गलत है। मैंने दुर्गा के रूप में इंदिरा जी को कभी चित्रित नहीं किया। और ये भी गलत है कि 1969 में आपने सोशलिज्म का विरोध किया था और 1979 में जब भारतीय जनता पार्टी बनाई तो आपने गांधीयन सोशलिज्म का नारा दे दिया। हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते रहे। हम उसे एक अपूर्ण विचारधारा मानते हैं। अटल जी, जो 1969 में आपने भाषण दिया था उसकी एक कॉपी है मेरे पास में। इसमें आपने समाजवाद के बारे में कहा था। 16th एनुअल सेशन ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1969, द जनसंघ डज नॉट सब्सक्राइब टू सोशलिज्म बिकॉज वी रिगार्ड दिस एन इनकम्प्लीट एंड लॉपसाइडेड फिलोसफी ग्राउंडेड ऑन मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज। जब गांधीयन सोशलिज्म का नारा दिया 1979 में, जब आपने भारतीय जनता पार्टी बनाई, तो उस समय ये मूल्य बदल गए थे, ये परिभाषाएं बदल गई थी? जी नहीं, मूल्य नहीं बदले। लेकिन जब संविधान में संशोधन कर दिया गया, उसकी प्रस्तावना में यह अनिवार्य कर दिया गया कि हर राजनीतिक दल को लोकतंत्र के साथ साथ समाजवाद और सेक्युलरवाद दोनों का अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में उल्लेख करना पड़ेगा। तो सब राजनीतिक दलों ने समाजवाद का समावेश किया। हमने भी उसी दृष्टि से समाजवाद का समावेश किया था। अभी भी समाजवाद में जो समानता का तत्व है, हम उसके समर्थक हैं, हम उसके हिमायती हैं। यद्यपि उसके वाद के पहलू से हमारा मतभेद है। हम समाजवाद को अपूर्ण विचारधारा मानते थे प्रारंभ से। वही बात मैंने 69 में कही। लेकिन उसकी अपूर्णता कुछ मात्रा में कम होती थी जब गांधी जी प्रणीत समाजवाद को स्वीकार किया जाता था। गांधी जी केंद्रीकरण के खिलाफ थे। गांधी जी मानवीय मूल्यों के सबसे बड़े समर्थक थे। समाजवाद के साथ जब गांधी जी को जोड़ दिया गया तो समाजवाद ग्राह्य हो गया। और जैसा मैंने कहा कि संविधान में जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत हमें उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो गया और हमने स्वीकार किया। हमें उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और बॉम्बे क्लब, किसका स्वदेशी आप अपनाएंगे? स्वदेशी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विदेशों से सहायता नहीं लेंगे। हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो अवश्य हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन देश का ये आत्मविश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए कि अगर विदेशों से हमें सहायता न भी मिली तो भी हम अपने बल पर, अपने परिश्रम से, अपने साधनों के आधार पर इस देश के महान भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अटल जी, जनता के मन में अभी तक ये साफ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब स्वदेशी का नारा देती है तो क्या वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का विरोध कर रही है? क्या विदेशों से जो पूंजी हिंदुस्तान में आ रही है उसका विरोध कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनको बदल दिया जाएगा? वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों में हम अवश्य परिवर्तन करेंगे। हम आर्थिक सुधारों के हामी हैं। जनसंघ के जमाने से हम कोटा परमिट राज के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक विकासशील देश में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जहां तक विदेशी पूंजी का सवाल है, विदेशी पूंजी देश में आती रही है, विदेशी पूंजी भविष्य में भी आएगी, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखकर आएगी। कभी कभी आपका मन नहीं करता कि उस कवि को वापस बुला करके इस राजनीति के रेगिस्तान को छोड़ करके चले जाए? मैं इस दुनिया में लौटना चाहता हूं, लेकिन स्थिति वही है कि व्यक्ति कंबल छोड़ना चाहता है मगर कंबल नहीं छोड़ता है। अटल जी, हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर हो जाएगा, एक तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसको आधे रास्ते में नहीं रोका जा सकता। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचार से सहमत नहीं हूं। सरकार बदलेगी तो नीतियों में अवश्य परिवर्तन होगा। यह ठीक है कि जो अच्छी नीतियां हैं उनको जारी रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह
की सेवाएं नई सरकार को उपलब्ध हो, हम तो ये पसंद करेंगे। वो तो सरकारों के साथ अपनी सेवाएं देते रहे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होंगे? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेवाएं कोई भी सरकार, पहली सरकारें भी लेती रही, और अगर आवश्यकता पड़ी तो नई सरकार भी ले सकती है। केवल सलाह, उन्हें वित्त मंत्री बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अटल जी, एक बहुत बड़ा विरोधाभास आपके चरित्र में दिखता है कि एक तरफ तो कवि होकर के आप कविता लिखते हैं, भाव की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति के कठोर रास्ते पर चलते हैं। मैं इसे अंतर विरोध नहीं मानता। बचपन से मैंने कविता लिखना आरंभ किया। मैं पत्रकार बनना चाहता था। मैंने पत्रों का संपादन भी किया, लेकिन जब श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में नजरबंदी की अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया, तो उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कूदने का फैसला कर लिया। राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई है। कभी कभी मैं फिर से कविता लिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा कवि मेरा साथ छोड़ गया है और मैं कोरा राजनीतिक नेता बनकर रह गया हूं। कभी कभी आपका मन नहीं करता कि उस कवि को वापस बुला करके इस राजनीति के रेगिस्तान को छोड़ करके चले जाए? मैं इस दुनिया में लौटना चाहता हूं, लेकिन स्थिति वही है कि व्यक्ति कंबल छोड़ना चाहता है मगर कंबल नहीं छोड़ता है। इस समय तो राजनीति को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति मेरे मन का पहला विषय नहीं है। राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा, कभी कभी बड़ी पीड़ा पैदा होती है, वितृष्णा पैदा होती है। लेकिन इस समय छोड़कर जाना पलायन माना जाएगा, और मैं पलायन का दोषी नहीं बनना चाहता। कर्तव्य की पुकार है तो मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये पार्टी से ज्यादा पर्सनल इमेज पर ध्यान देते हैं। अटल जी, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अटल जी अपनी छवि को बेदाग रखते हैं और पार्टी पर कभी कभी आरोप लग जाए तो चुप्पी लगा लेते हैं। ये ठीक नहीं है। चुप्पी लगाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं चुप रहना नहीं चाहूं तो दुनिया चुप नहीं रहने देती। मैं पार्टी के पक्ष में बोलता हूं, और मैं इसीलिए पार्टी में हूं क्योंकि मैं पार्टी के सिद्धांतों को, नीतियों को और कार्यक्रमों को ठीक